आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन टॉपिक को पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन को हम हिंदी में समाकलन कहते हैं। सपोज करो हमें y को इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में करना है, तो अगर हमें लिखना हो इंटीग्रेट y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा साइन होगा इंटीग्रेट के लिए हम ये साइन बनाएंगे। किसका इंटीग्रेशन करना है? y का इंटीग्रेशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे पीछे dx लिख देंगे। अगर मान लीजिए हमारे सामने आता है इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब ये हो गया। अगर हमारे सामने आता है इंटीग्रेशन s dt, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, इसमें s का इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करना है। इसी तरह से अगर सपोज कीजिए हमारे सामने आता है थीटा विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो इसका मतलब थीटा का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में करना है। इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंशिएशन या अवकलन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। क्या मतलब हुआ, मैं आपको इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, इसको आपको समझना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, ये एक क्वेश्चन है। अगर हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करें, एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स, तो इसका आंसर आएगा 2x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन का जो आंसर आया, एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन का जो आंसर आया 2x, वो आंसर है 2x। यानी अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है 2x। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है 2x। लेकिन अगर हम 2x को इंटीग्रेट करें, अगर हम दूसरा क्वेश्चन करें कि भाई 2x का इंटीग्रेशन करो, तो अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर वापस x स्क्वायर आ जाता है। यानी 2x जो है वो वापस आपका इंटीग्रेशन होने पर x स्क्वायर बन जाता है। यानी जो डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है, जो इफेक्ट होता है क्वेश्चन के ऊपर, वही उसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट होता है इंटीग्रेशन का। आंसर से वापस क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका आंसर आता है, अगर उस आंसर का इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस वो क्वेश्चन बन जाता है। तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन का आंसर चेक करने का मेथड ये होता है कि पहले आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आप इसको वापस इंटीग्रेट करने पे वापस क्वेश्चन बन जाता है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो एक बेसिक बात हो गई। अब आप फिजिक्स के अंदर दो तरह के डिफरेंशिएशन देखेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, जैसे मान लीजिए v dt, और एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा v dt, और यहां पे आपको मिलेगा t1 से t2, या कोई नंबर भी मिल सकता है 2 से 3। तो ये जो क्वेश्चन होगा, इसको हम फॉर्मली, इस क्वेश्चन को फॉर्मली हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसको इनडेफिनेट इसलिए बोला है क्योंकि इसमें हमें कोई तरह की लिमिट नहीं पता है कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें हमको लिमिट पता है कि हमें इसको t1 से स्टार्ट करना है, और t1 इसकी अपर लिमिट है, t1 इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है। तो इसको हम फिजिक्स में बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको हम फिजिक्स में बोलते हैं अपर लिमिट। तो अगर हमें क्वेश्चन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों दी हुई आती है, तो ये जो इंटीग्रेशन होता है, इस इंटीग्रेशन को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इन दोनों के फॉर्मूले तो सेम होंगे, लेकिन इसके
जो आंसर होगा उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के फिर हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वो अभी हम जब देखेंगे आगे तब आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे बिना लिमिट का जो इंटीग्रेशन होता है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, और लिमिट वाला जो इंटीग्रेशन होता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। इसमें आपको T1 T2 लिखा हुआ आ सकता है, UV लिखा हुआ आ सकता है, या कोई नंबर लिया हुआ आ सकता है 2 2 3 4 2 5। तो उससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ नीचे जो वैल्यू लिखी हुई आएगी उसको हम फिजिक्स में लोअर लिमिट बोलेंगे, और ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई आएगी उसको हम फिजिक्स में अपर लिमिट बोलेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम जो इंटीग्रेशन है इसकी स्टार्टिंग करते हैं। मान लीजिए हमें y की, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए हमें y की जो वैल्यू है वो दी हुई आती है 5 यानी एक नंबर है, ये एक कांस्टेंट है। 5 की जगह पे कोई भी नंबर दिया हुआ आ सकता है, 10 100 20 30 -10, कुछ भी नंबर दिया हुआ आ सकता है। या कोई ऐसा कांस्टेंट आ जाता है जैसे पाई यानी 3.14, या मान लीजिए e⁻1 2.718, ऐसा कोई नंबर दिया हुआ आ सकता है। तो अगर मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन मिला कि भाई ये y है, इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x कीजिए, ये हमें बोला इंटीग्रेट y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम सबसे पहले y की वैल्यू रख देंगे 5 dx, और फिर इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 5x प्लस c। आपको प्लस c साथ में और लगाना है, इसे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और ये केवल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें वैल्यूज नहीं दी हुई होती है, लिमिट्स नहीं होती है, उसी क्वेश्चन के अंदर इसको आंसर को c को लगाना कंपलसरी होता है। सपोज कीजिए यही क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया जाता है y dt, तो हमें इसका सॉल्यूशन करते समय यहाँ पे लिखना है 5 dt और हम इसका आंसर दे देंगे 5t प्लस c। सपोज कीजिए यही क्वेश्चन हमें दिया हुआ आता है y dv, तो हम इसके अंदर यहाँ लिख देंगे 5 dv और आंसर में हमारे पास में 5v प्लस c आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी कांस्टेंट का जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक और आपको मैं करवा देता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मान लीजिए ये v की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, और हमें कहा जाता है इंटीग्रेट वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ लिख देंगे dt, तो हमारा आंसर बन जाएगा 2t प्लस c। dt है तो यहाँ पे t लिखना है आपको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो वापस ये क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो अगर हम इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन के आंसर का वापस डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वापस जो गिवन क्वेश्चन है वो मिल जाता है। इस तरह से ये हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब हम जो इंटीग्रेशन का दूसरा फॉर्मूला है उसको समझते हैं। सपोज कीजिए y की वैल्यू x रेज टू पावर n है। x कोई वेरिएबल है और n जो है इसके ऊपर एक नंबर है। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ आएगा। मान लीजिए हमें दिया हुआ आता है x रेज टू पावर n को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, यानी हमें ये दिया हुआ है इंटीग्रेट y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमने पहले y की वैल्यू रखी x रेज टू पावर n और उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका ये आंसर होगा x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और फॉर्मली हमें साथ में c भी लगाना पड़ेगा। c तो हम यूं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट्स नहीं दी हुई है, तो हमें यहाँ पे c लगाना जरूरी है। अब सपोज कीजिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए हमें y की वैल्यू जो है वो 5 नहीं x दे रखी है, x रेज टू पावर 2 दे रखी है, और हमें बोला गया है कि इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। तो हमारा आंसर बन जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस c। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सपोज कीजिए हमारे पास में वैल्यू दे रखी है x रेज टू पावर 5 और हमें इंटीग्रेट करना है इसे। तो हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे x रेज टू पावर 5, तो हमारा आंसर बन जाएगा x रेज टू पावर 6 प्लस बाई 6 प्लस c।
जो भी हमें पावर दे रखी है इस पावर में हमें 1 ऐड करना है और फिर वापस उसी नंबर को नीचे लिख देना है। मान लीजिए हमें जो है क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन कीजिए v का, और v जो है इसकी वैल्यू दे रखी है √t। अब हमें बोला गया इंटीग्रेट v विथ रेस्पेक्ट टू t, तो हम इंटीग्रेट v विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो हम यहां पे लिख देंगे √t dt। अब रूट को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे t⁻½ dt लगा देंगे। अब हम यहाँ पे t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c लगा देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा t⁻³ अपॉन 3/2 प्लस c, तो ये बन जाएगा 2/3 t⁻³ प्लस c। तो देखिए बिल्कुल इजी मेथड से ये आपका इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है उसे करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कई बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है, इंटीग्रेशन का नाम सुनते ही तकलीफ हो जाती है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे करेंगे। तो जितना आप फिजिक्स से लव करेंगे, जितना आप फिजिक्स के अंदर डीपली सोचोगे, उतना आपको इंटरेस्ट आता जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। सपोज कीजिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, a1/t⁻3। मान लीजिए ये a की वैल्यू दे रखी है और हमें बोला जाता है इंटीग्रेट a विथ रेस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले हम 1/t³ रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस t³ को ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में इसको क्वेश्चन को ले जाएंगे, t⁻³ dt। ये +3 पावर है, यहाँ पे ऊपर जाने पे -3 पावर बन गई। अब हम यहाँ पे t⁻³ को सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हटाना पड़ेगा, -3 + 1 -3 + 1 प्लस c इसका आगे सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा t⁻² अपॉन -2 प्लस c। और अच्छा लिखना चाहते हैं तो -1/2t² प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। -1/2t² कैसे हो गया, ये t² जो है वो माइनस था तो वो नीचे चला गया, नीचे जाके वो प्लस में बन गया। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन का एक बेसिक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए हमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ आ गया। हमें ये बोला जाता है कि मान लीजिए ये v है, इसका इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में कीजिए और v की वैल्यू दे दी t⁻² और यहाँ पे वैल्यू दे दी 1 से 2। ये लिमिट है, लोअर लिमिट है 1 टाइम की और अपर लिमिट है 2, यानी 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर t² dt लिख देंगे और लिमिट लगा देंगे 1 से 2। फिर हमारा फॉर्मूला तो सेम रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आंसर बन जाएगा t³ प्लस c नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको 1 से 2 लिख देना है। यहाँ पे आप 1 से 2 लिख देंगे, लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट को ऊपर लिखेंगे और फिर आप इस t की जगह पर पहले 2 रखेंगे। 1/3 को चाहे तो बाहर रख सकते हैं, t की जगह 2 रखेंगे तो 2³ माइनस, फिर t की जगह 1 रखेंगे 1³ जो भी पावर है उसको नहीं चेंज करेंगे, पावर एज इट इज रहेगी। क्यूब है तो क्यूब रहेगी, यहाँ 4 है तो 4 रहेगी, हाफ है तो हाफ रहेगी। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 2³ का मतलब होता है 8 - 1, तो आंसर बन जाएगा 7/3। ये इसका डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर आ गया। डेफिनेट इंटीग्रल का जो भी क्वेश्चन होगा उसके आंसर में आप कभी भी आप फाइनल आंसर में सी नहीं देखेंगे। तो ध्यान रखें, जब भी हमारे क्वेश्चन के अंदर लिमिट्स दी हुई होगी तो सी नहीं आएगा, और विदाउट लिमिट का जो क्वेश्चन होगा उसमें सी जरूर आपको मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप बेसिक्स से इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे तो आप इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्लासेस को है वो ज्वाइन करो, तो आपको धीरे धीरे सारे इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझ में आते जाएंगे।